हेलो बच्चों, आज हम नाइन्थ क्लास के लिए रिवीजन करने वाले हैं कॉमर्स सब्जेक्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं आज सहायक वहीयों पे। सहायक वहीयों का प्रयोग कौन कौन से व्यापारी करते हैं और सहायक वहीयों का प्रयोग करना क्यों आवश्यक हो जाता है। सहायक वहीयों पे बात करने से पहले पहले थोड़ा व्यापार के बारे में समझ लेते हैं। एक होता है छोटे स्तरीय व्यापार, यानी कि जो व्यापार छोटे लेवल पे होते हैं, जिसमें ग्राहकों की संख्या कम होती है, तो लेन देनों की संख्या भी उसके अंतर्गत कम होती है। जब लेन देनों की संख्या कम होती है तो हम उसमें जर्नल के द्वारा और खाता बही के द्वारा काम चला लेते हैं। और इसमें जो लेखा जोखा जो करने वाला व्यक्ति होता है वो एक ही व्यक्ति होता है। अब देखा होगा आपने, ज़्यादातर हम किराने की दुकान पे जाते हैं तो वहाँ ग्राहक कम आते हैं, माल एक हफ्ते में एक बार आ जाता है, माल इकट्ठा एक बार आ जाता है, बार बार खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं होती और विक्रय की संख्या भी कुछ तरह तक सीमित ही होती है उनमें। तो उसे हम छोटा स्तरीय व्यापार कहते हैं। जो जैसे कि आप देख रहे हैं इस इमेज के माध्यम से, ये छोटे स्तरीय व्यापार की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद आता है बड़े स्तरीय व्यापार। बेटा, बड़े स्तरीय व्यापार पे जब एक कंपनी होती है, प्लांट लगाए जाते हैं, तो उन व्यापारों को हम बड़े स्तरीय व्यापार कहते हैं। तो लेन देनों की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कच्चा माल भी खरीदा जाता है और माल विक्रय भी बहुत बार होता है। एक बार सामान खरीद लिया, ऐसा नहीं होता कि एक बार सामान खरीद लिया उसी से पर्याप्त होता है। प्रतिदिन पता नहीं कितनी बार सामान खरीदा जाता है, अन्य प्रकार का सामान, और फिर कितनी बार सामान बेचा जाता है। तो जब वो लेखे जो किए जाते हैं बार बार लेखे होते हैं। जैसे कि हमने देखा कि किसी भी व्यवसाय में परचेज़ वाला, हम परचेज़ कर रहे हैं कुछ भी सामान और उसकी संख्या ज़्यादा है, एक ही प्रकार का लेखा है परचेज का, माल खरीदने का, और उनकी संख्या ज़्यादा है लेकिन हमारे पास लिखने वाला व्यक्ति कम है। तो उसमें क्या होता है, जब हमें सूचना चाहिए होती है कि हमें कितना सामान हमने खरीद लिया, तो उसमें हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक व्यक्ति लेखा जोखा कर नहीं पाता और साथ में उसके अन्य लेखे भी होते हैं। तो उसमें जो है, अगर हम जर्नल बनाते हैं तो जर्नल में परेशानियां होने लगती हैं। लेखों को, किसी भी लेखे को ढूंढने में काफ़ी समय लग जाता है। तो इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए सहायक वहीयों का निर्माण किया गया। सहायक वहीयों में जब एक कंपनी, एक बड़ा व्यापार होता है, तो उसमें अनेकों व्यक्ति कार्य करने वाले एक संगठन के रूप में कार्य करते हैं। अनेकों व्यक्ति काम करने वाले होते हैं। तो जैसे जैसे जिस जिस लेन देन की ज़्यादा संख्या हो जाती हैं, ज़्यादा लेखे हो जाते हैं, तो उसके लिए एक अलग से जर्नल बना दिया जाता है, जिसे आप विशेष जर्नल के नाम से कहते हैं। बेटा, विशेष जर्नल का आपको ध्यान रखना है। विशेष जर्नल और जर्नल का ही भाग होते हैं ये विशेष जर्नल। जब लेखे जो कि ज़्यादा हो जाते हैं तो एक अलग से वही बना दी जाती है इनके लिए, लेकिन भाग तो वो भी जर्नल के ही होते हैं। चलिए, सहायक वहीयों पे थोड़ी बहुत वैसे तो मैंने बता ही दी है, अब और थोड़ा इसे पढ़ लेते हैं। जब व्यवसाय में लेन देनों की संख्या कम होती है तो जर्नल और वही खाते से काम चल जाता है, लेकिन जब व्यवसाय बड़े स्तर पर होता है, लेन देनों की संख्या अधिक होती है। लेन देनों की संख्या अधिक होती है, तो जर्नल और वही जर्नल और वही रखने पर सूचनाएं देरी से होती हैं, या सूचनाओं में देरी होती है, इसीलिए जर्नल का उपविभाजन किया जाता है। तो मैंने बताया ना कि जर्नल का ही भाग होता है, जर्नल के ही छोटे छोटे भाग कर दिए जाते हैं ऐसे लेखों के जिनकी व्यवसाय में लेन देनों की संख्या
अधिक हो जाती है, जिनकी संख्या अधिक हो, एक ही समूह के जो लेन देन होते हैं। उपविभाजन किस आधार पे किया जाता है जनरल का, वो थोड़ा देख लेते हैं। उपविभाजन इस प्रकार किया जाता है कि एक समूह के या एक प्रकार के सभी लेन देन, ठीक है, एक समूह के या एक प्रकार के सभी लेन देन जो बार बार आते हैं तथा जिनकी संख्या अधिक है के लिए एक वही का प्रयोग अलग किया जाता है, यानी कि अलग से ही उस वही बना दी जाती है। जैसे लेन हमारे पास हमने माल खरीदा और तो उसके लिए अलग से वही बना दी, एक माल हमने बेचा, क्योंकि देखो जब हम खरीदते हैं तो भी हमारे पास अधिक लेन देन होते हैं, और जब हम माल बेचते हैं तो भी हमारे पास लेन देन होते हैं। जब कोई हमें माल वापसी करता है तो उसके लेन देन अलग से होते हैं। जब हम किसी को माल वापसी करते हैं तो उसके लेन देन अलग से होते हैं, क्योंकि संख्याएं माल से, जब हम किसी चीज़ का व्यापार कर रहे हैं तो लेन देन भी तो उसी वस्तु से रिलेटिव होंगे, उसी वस्तु से बेटा रिलेटिव ही होंगे वो। उससे क्या होगा, अगर अब देखो व्यापार में आपने फर्नीचर लगवाया है तो फर्नीचर बेटा बार बार तो लगवाओगे नहीं तुम, या कोई मशीनरी लगवाई है तो मशीनरी भी बार बार नहीं लगवाओगे। तो ऐसे जो माल होते हैं जिनका आप क्रय विक्रय, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से आप जिनका क्रय विक्रय करते हैं, तो ऐसे वस्तु को, ऐसी वस्तुओं का हम अलग से सहायक वहियाँ यानी कि जर्नल बना लेते हैं, जर्नल बुक बना लेते हैं, ठीक है। तो बड़े स्तर पर व्यापार साधारणतः निम्नलिखित सहायक वहियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उपविभाजन इसीलिए किया जाता है, यह जर्नल का ही भाग होता है, जिसे आप विशेष जर्नल भी कह सकते हैं, सहायक वहियों को विशेष जर्नल। तो सहायक पुस्तकों के प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखो रोकड़ वही, जब रोकड़ वही, क्योंकि आप जब कोई व्यापार करते हैं तो वहाँ पे आपसे कोई नगद भी माल खरीदता है, जब नगद माल खरीदता है तो उसको आपको बदले में रोकड़ देता है। आप किसी से नगद माल खरीदते हैं तो बदले में आप उसे रोकड़ देते हैं। जब कोई आपसे माल खरीदता है या आप उससे बेचते हैं माल, तो वो आपको नगद रोकड़ देता है और आप उसे बदले में माल देते हैं। तो इसके अंदर रोकड़ वही के अंदर जो भी नगद लेखे होंगे, आपने किसी को वेतन दिया या फर्नीचर न आपने कोई फर्नीचर नगद खरीदा, यानी कि नगद संबंधित जिस भी लेखे में नगद शब्द आ जाएगा, या जिस भी लेखे को हम नगद भुगतान या नगद प्राप्त करते हैं, कमीशन हमें मिलता है, हम नगद प्राप्त करते हैं। बट्टा हो गया, बट्टा हमें छूट मिलती है तो नगद में मिल जाती है छूट। तो इसी प्रकार के लेखों को हम रोकड़ वही में लिखते हैं। सेकंड वाला कौन आता है कि ये क्रय वही। क्रय वही में बेटा जब हमने नगद वाले, देखो जितने भी लेखे थे, हमने माल नगद खरीदा और नगद बेचा, तो वो जो नगद वाले जितने भी लेखे थे वो तो हमने रोकड़ वही में कर लिए। लेकिन बात आई अवसर कि अगर हमने नगद वाले रोकड़ वही में कर लिए तो उधार वालों को कहाँ करें। तो उधार वालों को जो आप लेखा करोगे, जो आप माल उधार खरीदोगे, देखो प्रत्येक व्यवसाय में होता है, माल उधार आता है, पेमेंट बाद में जाती हैं। एक बार आप उधार ले आए, भुगतान आपने फिर बाद में करना पड़ा। तो लेखों की जब माल अधिक बार आता है तो ज़्यादातर ऐसे ही होता है कि माल उधार ही आता है। तो क्रय वही परचेज बुक के उसके अंतर्गत हम इसे लिखेंगे, क्योंकि जब परचेज बुक हम बना रहे हैं अलग से, तो उधार लेखे अगर हम कर रहे हैं तो उसमें, यानी कि क्रय वही अगर हम कर रहे हैं और उधार क्रय वही कर रहे हैं, उधार का मतलब है जब हम किसी से माल उधार खरीद रहे हैं तो जितना भी माल उधार खरीदेंगे वो हम क्रय वही के अंतर्गत लिखते हैं। और एक बात और बेटा, ये क्रय वही, इसका जो बैलेंस निकल के आता है वो हमेशा डेबिट निकल के आता है। उसके बाद आता है अगला विक्रय वही। विक्रय वही बेटा जो आप उधार में माल बेचते हो,
उसका लेखा जोखा किया जाता है और इसके अंतर्गत और कोई लेखे नहीं आते। इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट आता है। उसके बाद आता है क्रय वापसी बही। बेटा जो आपने माल खरीदा है तो उस माल में अगर कोई शिकायत आ जाती है, कोई कमी आ जाती है, तो आप उस माल को वापसी कर देते हो अपने लेनदार को। तो जब आप उस माल को वापसी करोगे तो उसके बदले में वो हमें पैसा तो देता नहीं है। वो क्या कहता है कि माल के बदले माल ले जाना, या माल के बदले वो हमारे पास माल ही बेच देता है कुछ समय बाद। तो वो भी उधार की श्रेणी में आते हैं, वो भी नगद श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि वो हमें बदले में कैश नहीं दे रहा। तो इसीलिए इसका बैलेंस क्रेडिट होता है, क्रय वही का बैलेंस क्रेडिट होता है। उसके बाद आया विक्रय वही। बेटा विक्रय वही से मतलब होता है जब आप किसी को माल बेचते हैं तो आपके माल में यदि कोई कमी आ जाती है तो आपका ग्राहक आपके लिए माल वापस करता है। तो आप उससे भी, जो आपके साथ हुआ, आप भी उसके साथ यही करते हो कि बदले में कभी माल ले जाना। ठीक है। तो उसके बाद आता है प्राप्त बिल और देय बिल वही। बेटा प्राप्त जो बिल वही है जिस पे आप स्वीकृति पाते हैं। ठीक है। आपने किसी से माल खरीदा, या और आपने क्या किया, तो बेटा बात करते हैं हम प्राप्त बिल और देय बिल की। तो बेटा प्राप्त बिल वो होते हैं जिनसे आपको पैसा लेना होता है, वो जो देनदार होते हैं। तो देनदार और प्राप्त बिल में थोड़ा अंतर होता है। पैसा आप दोनों से ही लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। देनदार में जब आप किसी को माल बेचते हैं या किसी को आप उधार देते हैं, या आप किसी भी रूप में आप जिसे उधार देते हैं, तो उसके बदले में आप उससे कोई भी स्वीकृति पत्र नहीं मांगते कि आप कितनी तारीख को पैसे लौटाओगे, और आपको पैसे एक प्रमाणक के रूप में आप उससे कोई प्रमाण पत्र नहीं लेते। और जब आप किसी व्यक्ति से प्रमाण के रूप में कोई भी प्रमाण पत्र पर उसकी स्वीकृति लेते हैं तो उसे प्राप्त बिल वही कहते हैं। वैसे अब इनका लेखा जोखा नहीं होता, अब ज़्यादातर लेखे जोखे इन चीज़ों के नहीं, ये आपके सिलेबस के अंतर्गत नहीं आते। तो आपके सिलेबस के अंतर्गत यही आते हैं, ये दोनों नहीं आते। एक आता है मुख्य रोजनामचा जर्नल प्रॉपर। अब बेटा इनसे भी रिलेटिव कोई लेखे देखो, रोकड़ वही से रोकड़ वही वाले लेखे तो रोकड़ में हो गए, क्रय विक्रय, क्रय वापसी, विक्रय वापसी संबंधित लेखे इसमें हो गए। अब कभी कभी आप व्यवसाय में कोई चीज़ ऐसी भी तो खरीदते हैं, जैसे फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदी, या संपत्ति रिलेटिव जितने भी आप लेखे करते हैं तो उनका भी तो लेखा जोखा करते हैं। तो जब लेखा जोखा करते हैं उसके रिलेटिव, तो आप इसे मुख्य रोजनामचा यानी कि मुख्य रोकड़ बही के अंतर्गत आप इसके लेखे करते हैं। इनके लेखे करने के बाद क्या होता है भाई, आपको बही भी बनानी पड़ती हैं। इनकी बही तो साथ साथ बन जाती है। देखो रोकड़ बही जब आप बनाते हैं तो इनकी बही तो साथ साथ बनी जाती हैं। तो इसे रोकड़ जनरल के नाम से भी जानते हैं हम। तो क्रय बही, इसे क्रय जर्नल के नाम से भी, ये सभी जर्नल के ही छोटे छोटे प्रारूप हैं, जिनमें जब संख्याएं अधिक हो जाती हैं तो इनका लेखा जोखा कर देते हैं। ठीक है। अगर किसी का कोई डाउट हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं, कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, दोबारा से इसके हम एनालिसिस कर देंगे। चलिए उसके बाद आता है सहायक वहियों के लाभ। अब सर सहायक, चलो जर्नल बना लेते हैं और वही खाता बना लेते हैं, तो सहायक वहियों के भी कुछ लाभ होने चाहिए। तो लाभों के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है बेटा, आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आता है ये लेन देनों का वर्गीकरण अपने आप हो जाता है। बेटा लेन देनों का वर्गीकरण जब आप खातों में अपने आप ही, जब आप खाते बनाते हैं तो उसमें क्रय का उधार वाले लिखते हैं, विक्रय में हो तो उधार वाले लिखते हैं,
क्रय वापसी, विक्रय वापसी, जब आप इन खातों का वर्गीकरण करते हैं, जो आप मुख्य जनरल, जो आपके मुख्य लेन देन होते हैं, जब आप उनके अलग से बहियां बना लेते हैं तो उनमें स्वतः ही खातों का वर्गीकरण हो जाता है। संदर्भ ढूंढना आसान होता है। बेटा संदर्भ शब्द का मतलब होता है परिणाम। जब आप किसी भी व्यवसाय में सहायक बहियां रखते हैं और आपसे कोई पूछता है कि आपने इस वर्ष इस माह या इस वर्ष, आप जैसे भी अपना लेखा जोखा करते हो, कि आपने इस वर्ष कितना आपने माल खरीदा, तो आप ये थोड़ी बताएंगे कि उस तारीख को इतना, उस तारीख को इतना, उस तारीख को इतना। वो आपसे पूछ रहा है, संदर्भ का मतलब है कि जो परिणाम है आपका, आपने इतना माल खरीदा है और इतने रुपए का खरीदा है, तो वो टोटल आप बताएंगे। उसके अंतर्गत जैसे मैंने आज 200 रुपये का माल खरीदा, कल 400 का, परसों जो है फिर 400 का, तो मेरा टोटल 1000 रुपये का माल हो गया। तो इसमें आप बताएंगे, अगर आपसे कोई भी पूछेगा कि आपने परचेज का क्या परिणाम है, आप ये बताओ, तो आप उसे बताएंगे कि मैंने अब तक 1000 रुपये का माल खरीद लिया है। ठीक है। उसके बाद अगली है कार्य विभाजन की सुविधा। जब आप कार्य का विभाजन करते हैं, अलग अलग वहियां आप बनाते हैं, तो व्यवसाय में अनेक व्यक्ति कार्य करने के लिए होते हैं, तो आप उन वहियों को क्या करते हैं कि उन वहियों को अलग से व्यक्ति नियुक्त कर देते हैं कि तुम्हें ये कार्य करना है, तुम्हें ये कार्य करना है, तुम्हें क्रय का कार्य संभालना है, तुम्हें विक्रय का कार्य संभालना है। तो व्यक्तियों को अपना अपना कार्य बांट देते हैं। लेन देनों का लेखा भी उसके अंतर्गत शीघ्र शीघ्र हो जाता है। जब एक व्यक्ति एक ही प्रकार के लेखी करता है, तो वो अपने अपने लेखों को जब करता है तो उसने लेखी करने में वो महारत हासिल कर लेता है। लेखी कैसे करने हैं, जिसे हमने क्रय वाली वही सौंपी है, तो भैया तुम देखो क्रय का क्या देखा है क्या नहीं है। अगर कोई भी त्रुटि उससे होती है तो उसके जिम्मेदार वो खुद होता है। वो जवाब खुद देगा कि ये त्रुटि हुई कैसे। ठीक है। और उससे अगला आता है अधिक विवरण। बेटा सहायक वहियों में बहुत सारे विवरण और आ सकते हैं। सहायक वहियाँ जब हम बनाते हैं, अलग से पुस्तकें बनाते हैं, तो उनमें बहुत अधिक विवरण आ जाते हैं। अधिक ज़्यादा विवरण एक ही वही के अंतर्गत आ जाते हैं और एक ही वही में आप, इसका मतलब है सहायक वहियों में और अधिक विवरण दिए जा सकते हैं, जिसका ना एक बही, यानी कि जब आप एक बही बनाते हैं, उसी के अंतर्गत जब आप जर्नल बनाते हैं, तो उसी के अंतर्गत जब बहियों में खाता वही खाते में उसे आप ट्रांसलेट करते हैं, तो उसमें संभव नहीं होता सब लेन देनों को लिखना। लेकिन जब आप अलग से प्रॉपर वही बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे लेन देनों को आप लिख सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद है दायित्व का निर्धारण। बेटा जब आप किसी को कोई दायित्व सौंप देते हैं कि तुम्हें क्रय वही बनानी है, तुम्हें विक्रय वही बनानी है, तो वो दायित्वों का निर्धारण हो जाता है। ठीक है। वो उसका कार्य हो जाता है और वो उसे सुचारू रूप से करता रहता है, ठीक पूर्ण रूप से उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि तुम्हें ये कार्य कैसे करना है। ये उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है, जब वो व्यक्ति को हम निरंतर कार्य दे रहे हैं, किसी को किसी को क्रय वाला कार्य, क्रय की वही दे रहे हैं कि तुम्हें क्रय का जितना भी माल व्यवसाय में आएगा उसका क्रय का लेखा तुम्हें करना है, व्यवसाय से जो माल बेचा जाएगा उसका लेखा तुम्हें करना है, और जो व्यवसाय में माल क्रय हम वापसी करेंगे किसी को, तो उसका लेखा तुम्हें करना है, अलग से व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा। और जो व्यक्ति, जैसे कि अब विक्रय, हमने कोई माल बेचा है और वो वापसी आ रहा है, तो उसके लिए भी अलग से एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा। तो जांच आसान होना। जब आप लेखे जोखे करते हो, अलग अलग आप बहियां बनाते हो, तो आपकी जांच आसानी से हो जाती है, उसमें कोई त्रुटि नहीं रहती कि लेखा कोई छूट गया होगा या लेखे में कहीं कोई त्रुटि हो गई होगी, कहीं कोई गलती अशुद्धता आई होगी, तो लेखा जो यानी कि जांच होने में आसानी हो जाती है। तो बेटा ये वित्तीय वहियाँ यानी कि जो धन संबंधित कुछ वहियाँ हैं जिनका लेखा जोखा हम करते हैं,
तो वो मैंने कुछ इस प्रकार से हैं मुख्य वहियाँ। आप खाता वही बनाते हैं, खाता वही जैसे आप पहले जर्नल बनाएंगे उसके बाद आप खाता वही बनाते हैं, तो ये आप छोटे स्तरीय व्यापार के लिए आपके लिए अच्छी रहती है। उसके बाद है रोकड़ वही। आप रोकड़ वही भी बनाई जाती हैं, तो रोकड़ वही में खाता वही भी आती है। खाता वही, साधारण रोकड़ वही, 2 खाने वाली रोकड़ वही, 3 खाने वाली रोकड़ वही, खुदरा रोकड़ वही। आप रोकड़ की श्रेणी में ये जो खाते हैं, जो मैंने देखे रोकड़ वही से जो कनेक्ट जो खाते हैं जितने भी, इनमें हमेशा नगद लेन देन किए जाते हैं। जो आप कैश में लेन देन करते हैं वो लेन देनों का लेखा जोखा इनके अंतर्गत किया जाता है। सहायक वहियाँ जैसे क्रय वही, क्रय वही, विक्रय वही, क्रय वापसी वही, विक्रय वापसी वही, प्राप्त विपत्र, देय विपत्र, जर्नल विशेष, मुख्य रोजनामचा। तो इनके अंतर्गत जो लेखे उधार में होते हैं वो लेखे इनके अंतर्गत किए जाते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैंने जो पीछे बताया है उसी को मैं इसमें थोड़ा एक लिस्ट के माध्यम से समझ लेते हैं। तो जर्नल में मुख्यतः निम्नलिखित वहियों में विभाजित किया जाता है। जर्नल को मुख्यतः निम्नलिखित वहियों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले आती है रोकड़ वही, कैश बुक, जिसे आप जानते हैं। इसमें नगद लेन देनों का लेखा किया जाता है। उसके बाद आती है क्रय वही, परचेज बुक। इसमें इस बही में उधार क्रय किए जाने गए माल का लेखा किया जाता है। विक्रय वही, इसमें उधार बेचे गए माल का लेखा किया जाता है। और क्रय वापसी वही, इसमें क्रय किए हुए माल की वापसी का लेखा किया जाता है। विक्रय वापसी वही, इसमें बेचे हुए माल की वापसी होने पर लेखा किया जाता है। प्राप्त बिल, इसमें प्राप्त विपत्रों का लेखा किया जाता है। और देय बिल, इसमें भुगतान किए जाने वाले विपत्रों का लेखा किया जाता है। जो आप स्वीकृति करते हैं, आप किसी से स्वीकृति लेते हैं तो प्राप्त बिल हो गए, आप किसी को स्वीकृति देते हैं तो वो देय बिल हो गए। मुख्य रोजनामचा, जर्नल विशेष, या इसमें उन लेन देनों का लेखा किया जाता है जो उक्त सहायक वहियों में से छूट जाते हैं। ठीक है, सामान्य रोजनामचा भी इसे आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं रोकड़ वही की। तो रोकड़ वही का ये प्रारूप है। सबसे पहले एक डेट का कॉलम बनाते हैं, उसके बाद पार्टिकुलर का कॉलम बनाते हैं, उसके बाद रसीद संख्या बनाते हैं, खाता वही बनाते हैं, उसके बाद हम अमाउंट राशि लिखते हैं, और उसके बाद फिर अगला एक क्रेडिट का कॉलम आ जाते हैं, दिनांक, विवरण, वो भी रसीद संख्या, खाता पृष्ठ संख्या और राशि। ये हम लिखते हैं डेबिट साइड जब हम लिखते हैं तो 2 से लिखते हैं, और बाई साइड जब लिखते हैं, जब हम क्रेडिट साइड लिखते हैं तो 22 से लिखते हैं। ठीक है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि यदि हम कैश बुक बना रहे हैं, ठीक है, तो हर किसी की देखो कुछ ना कुछ खूबी होती हैं। तो इसमें क्या होगा, जब कोई व्यापारी ऐसा है कि वो ना ही तो किसी को छूट देता है, ना ही किसी से छूट लेता है, ना ही अपना पैसा बैंक में जमा करता है, और वो क्या करता है कि जितना भी व्यवसाय का पैसा है वो अपने पास रखता है, अपने हाथ में रखता है। तो उनके लिए ये बहुत उपयोगी हो जाती है कैश बुक, जिसे आप सिंगल कॉलम कैश बुक के नाम से भी जानते हैं। तो लिख लीजिए सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है। हाँ, इसमें क्या होगा, जिधर जिधर साइड 2 लिखा है इसमें क्या आता है, जो आपके पास पैसा आता है। जैसे आपने कोई माल बेचा है, तो जब आप माल बेचते हैं तो आपके पास पैसा आता है ना, आपको कमीशन मिलता है तो पैसा आपके पास आता है। या आप और स्थितियां होती हैं, जैसे आ, जैसे मोहन को माल बेचा और उससे पैसा मिला, तो ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इसका मतलब ये है, यदि आप कैश प्राप्त करते हैं तो ये आप 2 वाले कॉलम में लिखेंगे। और यदि आप किसी को पैसा देते हैं, जैसे माल खरीदा तो आपके पास से पैसा गया, वेतन दिया, कमीशन दिया,
और फर्नीचर ख़रीदा, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अब आप कह रहे होंगे सर आपने तो ये बताया कि अगर आप फर्नीचर ख़रीदते हैं तो उसका लेखा जोखा मुख्य वही में किया जाता है। बेटा मुख्य वही में भी किया जाता है, लेकिन अगर आप फर्नीचर खरीदते हैं तो आपके पास से कैश तो गया ना, आपका कैश वाला खाता तो प्रभावित हुआ, तो उसका लेखा इसी के अंतर्गत आएगा, वो अलग से होगा जब आप खरीदेंगे। ठीक है। चलें तो बेटा फिर इस पे भी ना एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है, जो सिंपल रोकड़ कैश बुक वाला जो है, यानी कि साधारण वो सिंगल कॉलम कैश बुक, सॉरी, तो इसे थोड़ा समझ लेते हैं। ये मैंने प्रोफॉर्मा बना दिया है, इसका प्रारूप बन चुका है नीचे, और ऊपर एक क्वेश्चन लिखा है, ऊपर एक क्वेश्चन लिखा है और नीचे इसका थोड़ा एक्सप्लेन मैंने किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आता है रोकड़ हाथ में। एक व्यापारी के हाथ में रोकड़ पहले से ही है। एक बांके लाल हमारे व्यापारी हैं और वो अपना लेखा जोखा कर रहे हैं। तो उनके वो कह रहे हैं कि हमारा लेखा जोखा मैं इस प्रकार से करता हूँ। मैं किसी भी बैंक से कोई भी पैसा बैंक में जमा नहीं करता, और ना ही किसी को मैं छूट देता हूँ और ना ही किसी से मैं छूट लेता हूँ। तो वो इस प्रकार से अपना लेखा कर रहे हैं। तो सबसे पहले 2018 फरवरी 1 फरवरी की बात है, रोकड़ हाथ में उन्होंने अपने जनवरी में व्यवसाय किया है और व्यवसाय में अपने लेखे जोखे किए हैं, और वहाँ से बैलेंस वो बचा के लेके आए हैं। उनके हाथ में धनराशि है जो उनके व्यवसाय की गल्ले में रखी हुई है। ठीक है, साधन समझाने के लिए मैंने बोल दिया है ना कि गल्ले में रखी है। वैसे उनके हाथ में, जब किसी भी व्यापारी के पास अगर कोई व्यवसाय का धन होता है तो वो उसका जो है रोकड़ हाथ में माना जाता है। ठीक है, तो इसे हम टू साइड लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी के नाम से। ठीक है, धन आगे से या धन पीछे से लाया गया, आगे से नहीं होगा, पीछे से लाया गया। ठीक है, तो वो 172 रुपये वो आप पीछे से लेके आए हैं, तो वो हमने टू की साइड टू बैलेंस वीडी। ठीक है, मैंने बताया ना, अगर पैसा आप प्राप्त करते हैं तो आपका टू यानी कि टू की साइड आ जाएगा, क्योंकि आप पैसा वहाँ आपके पास पैसा आता है। और यदि आप किसी को भुगतान करते हैं, आप किसी को पैसा देते हैं, तो वो पैसा आपका बाई साइड चला जाएगा, क्रेडिट की साइड। उसके बाद है शिवचरण से पाया। शिवचरण ने हमें पैसे दिए हैं, तो टू शिवचरण। तो इसकी अगर हम जर्नल एंट्री बनाते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू शिवचरण बनती है इसकी। तो वहाँ पे जब कैश में, जब हम कैश बुक बना रहे हैं तो शिवचरण कहाँ पे हैं, शिवचरण टू के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए टू वाले कॉलम में हमने शिवचरण को लिख दिया। क्योंकि जब हमारे पास पैसा आया है तो आने वाला, हम इसमें कैश तो लिखते नहीं हैं। जब कैश नहीं लिखते हैं तो दूसरे वाले खाते का नाम लिखते हैं, या दूसरे वाले खाते का नाम लिखते हैं, तो टू शिवचरण हो गया। 2500 रुपये हमने इसके ऐड कर दिए टू शिवचरण के नाम से। ठीक है, ये 2500 रुपये हमने टू शिवचरण के नाम से ऐड कर दिए। उसके बाद आता है 7 फरवरी को एक और हमने लेखा, एक और हुआ, जिसमें हुआ, हाँ, रणजीत को दिए। अब हमने भी किसी को पैसे दिए हैं, जो हमारा रणजीत नहीं है, रंजीत है ये। ठीक है, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो रंजीत को हमने दिए हैं 1500 रुपये। तो रंजीत को हमने 1500 रुपये दिए। तो जब पैसे दे रहे हैं तो हम क्या बनाते हैं, रंजीत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री बनाते हैं ना। तो 1500 रुपये हमने क्रेडिट साइड लिख दिए। उसके बाद आ गया नगद विक्रय। बेटा जब आप बेचते हैं कोई सामान तो आपके पास पैसा आता है, जब पैसा आता है तो आप उसे कहाँ लिखते हैं, उसे आप टू की साइड लिखेंगे, क्योंकि उसका क्या बनता है, उसका क्या बनता है बेटा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बनाते हैं ना। तो जब कैश का कॉलम, जब कैश का खाता हम बना रहे हैं तो उसमें कैश तो लिखते नहीं हैं,
दूसरे वाला खाता है उसे लिखते हैं, तो टू सेल्स के नाम से 600 रुपये इसके अंतर्गत आ चुके हैं। ये 600 रुपये ये वाले, ठीक है। उसके बाद आता है नगद खरीदा। अब हमने किसी से नगद माल खरीदा है तो उसकी एंट्री क्या बनती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो नगद में कैश कहाँ पे है, इसमें क्रेडिट साइड है। तो क्रेडिट साइड है तो दूसरे वाला खाता किधर, इधर साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। 500 रुपये का हमने क्रय किया है। उसके बाद ब्याज प्राप्त, बेटा किसी से हमें इंटरेस्ट मिला है, किसी को हमने धन दे रखा होगा तो उस पर हमें ब्याज मिला है, तो अपने लिए तो फ़ायदा ही, अपने पास तो पैसा आएगा। जब पैसा आएगा तो आने वाले को किधर साइड लिखते हैं हम, टू साइड लिखते हैं। तो ये रहा टू साइड, टू इंटरेस्ट अकाउंट के नाम से। उसके बाद आया नगद विक्रय। बेटा नगद विक्रय में भी तो पैसा आएगा। जब हम माल नगद में बेचेंगे तो हम उसे माल दे देंगे और पैसा आ जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 800 रुपये का उसने विक्रय कर दिया। उसके बाद आता है 27 फरवरी को उसने क्या किया कि दान में दिए, दान दिया। तो डोनेशन के नाम से, डोनेशन अकाउंट के नाम से डोनेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। वैसे हम चैरिटी अकाउंट डेबिट कैश करते हैं, दोनों ही ठीक हैं, ठीक है। तो डोनेशन माने चैरिटी माने भी दान है और डोनेशन माने भी दान है, तो दोनों ही ठीक हैं, आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो। तो इसमें आपने दिए हैं 201 रुपये। उसके बाद आता है वेतन दिया। आपके यहाँ कोई मजदूर काम करता है तो आपने उसे वेतन दे दिया। बेटा वेतन दिया, इसका लेखा जोखा कहाँ करेंगे हम, मुख्य वही में जाके करेंगे। मुख्य वही में जर्नल बनाई जाती हैं तो वहाँ जाके हम इसका लेखा जोखा करेंगे। तो जो बाई बैलेंस सीडी के नाम से, यानी कि बैलेंस आगे ले जाएंगे, इसके लिए आगे ले जाया गया। 821 रुपये टोटल दोनों का आ गया। इसका 4222 डेबिट साइड का आ गया और क्रेडिट साइड का बैलेंस 4222 करने के लिए हमने बाई बैलेंस सीडी इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद टू बैलेंस वीडी 821 रुपये मार्च में हमने भेज दिए। अब जब ये बांके लाल जब खाते बनाएंगे तो मार्च में जो ये है टू बैलेंस बीडी जो है ये आपका सबसे ऊपर फर्स्ट मार्च को ये आ जाएगा 821 रुपये। जैसे वो लेके आए हैं पीछे से, आप जनवरी में उन्होंने लेखे जो कि किए होंगे, तो टू बैलेंस सीडी उनका आ गया 172 रुपये, वहाँ 172 रुपये बचे होंगे तो वो आगे लेके आ गए। बेटा एक बात और ध्यान रखना कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब हम पे किसी का बाकी रह जाता है, वैसे तो कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट ही निकल के आता है, लेकिन जब हम बैंक में जब हम बैंक वाला कॉलम करेंगे, चलो वो आगे समझाएंगे, ठीक है। चलिए तो फिर तो थैंक यू फॉर वाचिंग, आज के लिए इतना ही। अगर आपको और कोई सब्जेक्ट यानी और कोई टॉपिक रिलेटिव कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है।